गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की इंडियन पॉलिटी की बुक चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। उसके अंडर ये वाले टॉपिक्स आते हैं जिनको मैं आगे जाके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी 1947 में आई तो हमारे पास कौन कौन से चैलेंजेस थे, उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी फर्दर आगे चैप्टर में। सेकंड टॉपिक हम करेंगे चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। वोटिंग के मेथड्स कैसे चेंज हुए फ्रॉम 1951 के इलेक्शन से लेके तो अभी टिल नाउ तक, क्या क्या चीज़ किस तरह से अलग अलग तरीके से इलेक्शंस हुए और वोटिंग हुई। कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस 52, 57 एंड 62 के इलेक्शंस में। कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला में कांग्रेस की डोमिनेंस होते हुए भी 1952 में किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस कैसी थी, कांग्रेस का सोशल और आइडियोलॉजिकल बेस क्या था, और उसी के साथ ही इस बुक में कुछ टॉपिक्स हैं। मौलाना अबुल कलाम, राजकुमारी अमृत कौर जो कि फर्स्ट कैबिनेट जो हमारी बनी थी उसके मेंबर्स थे, उसके बारे में भी सीयूईटी में या आपके सीबीएसई के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उनको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। आचार्य नरेंद्र देव, बी.आर. अम्बेडकर, रफ़ी अहमद किदवई, ए.के. गोपालन, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और 3 हमारी पॉलिटिकल पार्टीज पुरानी जो कि कांग्रेस के साथ ही वर्क कर रही थी, द सोशलिस्ट पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भारतीय जनसंघ, जिसके की रूट्स आपको पता ही है, बीजेपी के रूट्स इसी से शुरू हुए हैं। और एक मूवी के बारे में बताया गया है, सिंहासन मूवी, उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनको भी मैं फर्दर अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। जैसे कि हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसमें हमने पढ़ा था कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो बहुत सारे हमारे सामने चैलेंजेस थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कम आउट ऑफ द ब्रिटिश rule and place a good independent nation like India because we were left with nothing. हमारे सामने 556 प्रिंसली स्टेट्स थे, उनका रीऑर्गेनाइजेशन था, उनको ऐड करना था इंडियन यूनियन में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराना था, बहुत सारी चीज़ें थी। उस सर्कमस्टांसेस में इंडिपेंडेंट नेशन के लिए एक इलेक्शन कंडक्ट कराना वाज वेरी डिफिकल्ट। तो फर्स्ट चैलेंज जो हमारे पास था कि हम डेमोक्रेसी की तरफ जाएं या हम नॉन डेमोक्रेटिक रूल की तरफ जाएं, क्योंकि उस टाइम पे जो नॉन डेमोक्रेटिक रूल्स थे उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता था इन प्लेस ऑफ डेमोक्रेटिक रूल्स, लाइक अ वास्ट एंड इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया विच हैज सो मच डाइवर्सिटी। तो बोला गया कि हमें एक नॉन डेमोक्रेटिक रूल ऑप्ट करना चाहिए या डेमोक्रेटिक। बट जो हमारे लीडर्स थे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया के, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक डिफिकल्ट पाथ अडॉप्ट करेंगे जो कि होगा डेमोक्रेसी। तो हमारा उसी टाइम पे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसको कि अडॉप्ट एंड फ्रेम किया गया 26 नवंबर 1949 को, और उसको साइन किया गया 24 जनवरी 1950 को, और केम इनटू इफेक्ट मतलब उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस के बाद कोई गवर्नमेंट नहीं थी, हमारे यहाँ पे एक इंटरीम गवर्नमेंट वर्क कर रही थी। इंटरीम गवर्नमेंट क्या होती है? इंटरीम गवर्नमेंट वो होती है जिस विदाउट इलेक्शंस जो गवर्नमेंट होती है, जिसमें कोई गवर्नमेंट नहीं होती। कुछ लोगों को बोला जाता है कि अभी तुम थोड़ी देर के लिए कंट्री को हैंडल करो जब तक कि इलेक्शन नहीं होते। तो वो इंटरीम गवर्नमेंट जो थी वो रूल कर रही थी, विच वॉज द गवर्नमेंट विदाउट इलेक्शंस। लेकिन फिर उसके बाद उसी के दौरान इलेक्शन कमीशन को फॉर्म किया गया, क्योंकि इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ही कराएगा। तो इलेक्शन कमीशन में क्या होता है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और उसके साथ लोग होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, वो कमीशन बनाया गया जनवरी 1950 को बनाया गया, जिसका फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन को। ये याद रखना, आपको ये डेट्स और ये नाम सीयूईटी में भी और वन मार्कर में भी आ सकते हैं एग्जाम के दौरान। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारा फर्स्ट बना सुकुमार सेन। और लेकिन उसके साथ में एक एडिड इंफॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ, जो हमारे अभी करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो है राजीव कुमार, जिनको बनाया गया है 15 मई 2022 को।
हमारे उसके बाद ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमीशन बन गया। अब हमने क्या करना है, कैसे इलेक्शन कराए गए। अब इलेक्शन करवाना था, इलेक्शन कमीशन बनाने का मतलब क्या है कि इलेक्शंस करवाओ। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन होने थे हमारे 1950 में, बट वो इलेक्शन 1950 में नहीं हो पाए। क्यों? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। 2 बार जो है वो इलेक्शन को ट्वाइस पोस्टपोन किया गया। क्यों करा गया? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे इलेक्शन कमीशन के सामने। उस टाइम अब की तरह सब कुछ बना बनाया तो था नहीं, सब कुछ वो जो था दोबारा से सब कुछ एक सेट करना पड़ रहा था कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। हमारी तो इवन ड्राइंग एंड डिलिमिटेशन ऑफ बाउंड्रीज भी नहीं हुए थे, क्योंकि तब तक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बाउंड्री कमीशन भी नहीं बनाया गया था। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कमीशन बनाया गया था 1960s में। तो अभी हमारी बाउंड्रीज भी कुछ फिक्स नहीं थी। तो तुम्हें पता, जब इलेक्शन कराया जाता तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड की जाती हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज अकॉर्डिंग टू द स्टेट बाउंड्री, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जो है वहाँ की स्टेट की सीट्स डिवाइड की जाती है। तो वो भी नहीं था। वो हमारा एक फर्स्ट चैलेंज था। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो डिलिमिटेशन ऑफ बाउंड्रीज हमारा फर्स्ट चैलेंज था। दूसरा चैलेंज था हमारा प्रेपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ द एलिजिबल वोटर्स। अब वोटर्स कौन से एलिजिबल है, उनकी लिस्ट भी बनानी बाकी थी। तो क्या हुआ, फर्स्ट ड्राफ्ट बना जो कि हमारा 40 लाख विमेन का बना। जो लिस्ट बनी वोटर्स की, उसमें 40 लाख विमेन ऐसी थी जिनका नाम लिस्ट में ही नहीं था। उनका नाम कैसे था? लिस्ट एज अ वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, कितने लाख? 40 लाख वुमेन। उनका नाम ही नहीं था। 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। कितने वोटर्स थे? तीसरा चैलेंज क्या था? 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। तो वोटर्स को क्या करना था? वोट करना था। किन के लिए वोट करना था? 3200 एमएलएस एंड 489 लोकसभा के मेंबर्स, जिनको हम एमपीज बोलते हैं। अब एमएलएस और एमपीज भैया क्या होते हैं, ये बताओ मुझे। कंट्री क्या है? सेंटर और स्टेट्स में डिवाइडेड है ना। तो सेंटर कौन है? दिल्ली है। दिल्ली से जो चुने जाएंगे पार्लियामेंट्स में वो क्या कहेंगे? एमपीज। और जो स्टेट्स हैं, कंट्री है, वो डिवाइडेड है स्टेट्स में। स्टेट्स में से जो इलेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एमएलएस। तो 3200 एमएलएस भी इलेक्ट होने थे। उनको किसने इलेक्ट करना था? 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स ने। 15% वोटर्स जो थे सिर्फ वो लिटरेट थे, बाकी सब इलिटरेट थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, अनएजुकेटेड थे। और 15% वोटर्स थे जो लिटरेट थे। ये हम बात कर रहे हैं, हम अपने आप को डेमोक्रेसी बना के कंपेयर करने की बात कर रहे हैं यूरोप से और अमेरिका से, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी पॉपुलेशन लिटरेट थी और डेमोक्रेसी ऑलरेडी वर्क कर रही थी। वहाँ पे भी अभी तक विमेन को वोटिंग राइट नहीं मिला था, लेकिन इंडिया ने पहले इलेक्शन में ही अपने वुमेन को फुल वोटिंग राइट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया था। बहुत ही यूनिक मेथड था। पहली बार एक वोटिंग हो रही थी, अनएजुकेटेड पीपल ऑफ इंडिया वोट कर रहे थे। अब वोटिंग, चलो ये सब डिसाइड हो गया, इलेक्शन होना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये है, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट बन गई, 3200 एमएलएज और एमपीज 489 चुनने हैं। लेकिन अब उनकी इलेक्शन करवाएगा कौन? उन लोगों, कोई लोग भी तो होंगे जो इलेक्शन को कंडक्ट कराएंगे, जो वहां उनको बताएंगे कि कैसे बैलेट बॉक्स में डालना है, आपको नाम लिखना है, क्या सिंबल्स हैं, वो सब। उसके लिए ट्रेनिंग दी गई। 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन किया गया। इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट फॉर पुअर एंड इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया। इट वॉज अ बिग एक्सपेरिमेंट, बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट था इंडिया जैसी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देना विमेन को, जो कि अभी तक यूरोप में भी अपनी विमेन को 1950 तक नहीं दिया था। इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इट इज नोन 1950 इलेक्शन इज नोन एज द बिगेस्ट गैम्बल ऑफ हिस्ट्री। वाई इट इज कॉल्ड द बिगेस्ट गैम्बल ऑफ द हिस्ट्री? कि पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। पीपल लिटरेट नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है इलेक्शंस के बारे में। एक मैगजीन था ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने क्रिटिसाइज किया जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, दैट यू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आप देखोगे कि आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कैसे फेल हुआ। बट फाइनली इलेक्शन हुए,
50% वोटर्स, 50% हाफ ऑफ द वोटर्स वोटेड, जिसमें फाइनली इलेक्शंस करवाए गए फरवरी 1952 में। 6 मंथ्स लगे अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक। कैंपेनिंग हुई, पोलिंग हुई, काउंटिंग ऑफ वोट्स कंप्लीट हुए, जिसमें लोगों ने वोट किया जाके। 50% इलिटरेट पॉपुलेशन जिसको हम बोल रहे थे वो वोट करने गए। और 4 कैंडिडेट्स वर कंटेस्टिंग फॉर ईच सीट। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड हुए थे, सीट्स डिवाइड हुए थे, सपोज 489 मेंबर्स थे, 489 सीट्स थे, एक एक सीट पे 4 कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। तो इंडियन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव द क्रिटिक्स रॉन्ग। क्रिटिक्स को उन्होंने, इंडियन एक्सपेरिमेंट ने, पहले वोटिंग ने, पहले इलेक्शंस ने रॉन्ग प्रूव किया, और जिसमें कांग्रेस ने पहला इलेक्शन जो था वो जीत लिया। इट वॉज अ बिग सक्सेस फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स। सो स्टूडेंट्स, बेटा अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक करने जा रहे हैं। चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी हमने कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बोला था हम इसी इंडेक्स वाइज चलेंगे। सो इंडेक्स में हमारा सेकंड टॉपिक है चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। देखो, वोटिंग के मेथड्स तो 1952 से इलेक्शन शुरू हुए तो चेंज होते ही जा रहे हैं ना। आपको सबको पता है, सेम तो नहीं है। जैसे कि आप अपना एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 29 देखो, उसके ऊपर ये बॉक्स बना हुआ है जिसपे आपको बताया गया कि चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग, कैसे वोटिंग मेथड्स थे वो हर ईयर 5 ईयर्स के बाद या थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज होते चले गए। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। सबसे पहले जो हमारा वोटिंग मेथड था 1952 के इलेक्शंस में। सबसे पहले इलेक्शंस हमारे, आपको जैसे मैंने बताया, 1952 में हुए थे। तो पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें वोटिंग मेथड जो थे उसमें प्लेस इनसाइड द ईच पोलिंग बूथ एक बॉक्स रखा जाता था। जैसे कि ABCDE हर कैंडिडेट के नाम का बूथ होता था। उसके ऊपर कैंडिडेट का नेम, उसका पार्टी का नाम, पार्टी नेम, और उसका सिंबल, पार्टी सिंबल, वो तीनों चीजें उस बॉक्स के ऊपर बनाई जाती थी। जैसे सपोज ये बीजेपी के किसी कैंडिडेट का बॉक्स है तो उसमें उसका नाम लिखा जाएगा, बीजेपी लिखा जाएगा और उसका लोटस का सिंबल डाला जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे कांग्रेस का कोई कैंडिडेट है तो उसका नेम, उसकी पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर एग्जाम्पल, और उसका साथ में वो जो हैंड वाला साइन होता है वो डाला जाएगा। ऐसे अलग अलग, सपोज एक जगह से 5 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं तो पांचों के नेम, पार्टी नेम और उसका जो सिंबल है, पार्टी सिंबल है, वो डाला जाएगा। और वो ये बात हो रही है 1952 के इलेक्शन की, जो हमारे फर्स्ट इलेक्शंस थे। उसके बाद उस पर्सन जो वोटर है, वोटर के हाथ में प्लेन पेपर दिया जाएगा छोटा सा, उसके ऊपर उसकी जो भी चॉइस होगी वो अंदर जाएगा पोलिंग बूथ के, और वहां पे जाके अपना, सपोज आई वांट टू वोट फॉर कांग्रेस, तो आई विल राइट द नेम, आई विल राइट द पार्टी नेम एंड आई विल पुट दैट शीट इन द बॉक्स नंबर बी, और मैं बॉक्स नंबर बी के अंदर वो स्लिप डाल के आ जाऊंगी। तो ऐसे 20 लाख स्टील बॉक्सेस बनाए गए जिसको कि ऑल ओवर इंडिया इलेक्शन पर्पस के लिए यूज किया गया, और दिस वाज हेल्ड इन 1952, बट इट वाज कंसिडर्ड एज वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो एंड पीपल वर नॉट लाइकिंग दिस सिस्टम। इन 1957 द सिस्टम मेथड हैज चेंज्ड, मेथड को चेंज किया गया। तो अब क्या किया गया, नाउ बैलेट पेपर कैरीड द नेम एंड सिंबल ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स एंड वोटर्स was required to put a stamp on the name of the candidate। इस तरह का, look at this, इस तरह का एक बैलेट पेपर बनाया गया, एक ही बॉक्स रखा गया, ऐसे सिर्फ एक बॉक्स रखा गया, उसके साथ हर वोटर को इस तरह का एक बैलेट पेपर दिया गया। इसके ऊपर जिसको जो भी चॉइस होती थी जिसकी, उसको वो उसके अंदर उस चॉइस के ऊपर, वो कैंडिडेट की चॉइस के ऊपर टिक लगाता था। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू वोट फॉर बीजेपी, तो आई विल पुट अ टिक ऑन द इन फ्रंट ऑफ द सिंबल ऑफ दिस कैंडिडेट एंड आई विल पुट दैट इनटू द बैलेट बॉक्स। और मैं बैलेट बॉक्स एक रहेगा, ये जो बैलेट शीट है वो सबको वोटर्स को अलग अलग दी जाती थी, और जिसको जिस कैंडिडेट को चाहिए, जो कैंडिडेट जिसको चाहिए उसके आगे टिक लगा के वो उस बैलेट पेपर बॉक्स में उस बैलेट पेपर को डाल देगा।
इट वॉज इन यूज टिल 40 ईयर्स। इसको यूज किया गया 40 ईयर्स तक, इस मेथड को यूज किया गया। फिर 1990s में, लेट 1990s में इस सिस्टम को, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1990s, इलेक्शन कमीशन ने स्टार्टेड यूजिंग ईवीएम्स। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज शुरू किया, और बाय 2004 द इंटायर कंट्री हैड शिफ्टेड टू ईवीएम, और पूरी कंट्री ईवीएम की तरफ शिफ्ट हो गई। और इसी तरीके से जो हमारा जो चेंजिंग मेथड ऑफ, अभी भी हम क्या यूज कर रहे हैं, ईवीएम का यूज करके हमारे इलेक्शन होता है हमारे कंट्री के अंदर। दीज आर द थ्री मेथड्स ऑफ वोटिंग इन आवर कंट्री सिंस 1952। और हमारा थर्ड टॉपिक है कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस 1952, 57 एंड 62। 52 and 57 we will study right now. Congress dominance in the first 3 general election. This is our next topic of chapter number 2, era of one party dominance. In first general elections, as you know, it was held in 1952. Congress party won the election. There were 364 seats won by Congress out of 489 seats. The Communist Party, there was one more party which was influential at that time. जैसे कि हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी एक पुरानी पार्टी है, जो कि बॉल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया, जो आपने फर्स्ट बुक अपनी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक में पढ़ा होगा, जिसकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म है। सोशलिज्म का मतलब क्या है? सोशलिज्म का मतलब होता है वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, पब्लिक कंट्रोल में होते हैं, और एवरीबडी, देयर इज एन इग्लिटेरियन सोसाइटी, मतलब प्राइवेट ओनरशिप पे इतना जोर नहीं दिया जाता, सारी जो होती है वो सब लोग इक्वल माने जाते हैं, और एवरीथिंग इज इन द कंट्रोल हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक है, और स्टेट इटसेल्फ, गवर्नमेंट स्टेट वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो ये एक और पार्टी थी जो इंडिया में उस टाइम पे सरवाइव कर रही थी कांग्रेस के साइड बाय साइड, जिसने 16 सीट्स जीते। अगर कांग्रेस ने 364 जीते तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी 16 सीट्स वन किए। जैसे कि आप ये मैप देख सकते हो, ये जम्मू कश्मीर है, ये आपको पता है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें कोई किसी का कोई काम नहीं, हमारा कोई रूल नहीं था। एंड देन ये जितना येलो पार्ट देख रहे हो आप, ये सारा कांग्रेस डोमिनेंस है। और यहाँ केरला में, जो कि उस टाइम त्रिनेवकूर, कोचीन, ये सब पार्ट्स थे, केरला पार्ट्स ही हैं केरला के आज भी, यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट थी? कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने भी 16, ये हम बात करें 1952 के जनरल इलेक्शन की, तो उन्होंने भी 16 सीट जीते साइड बाय साइड कांग्रेस के। तो स्टेट इलेक्शंस वर हेल्ड विद लोकसभा इलेक्शंस, उस टाइम पे स्टेट इलेक्शंस भी हुए और लोकसभा इलेक्शंस भी हुए। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि अगर सेंटर में इलेक्शंस होते हैं, जो कि दिल्ली है, पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्शन होते हैं। तो 1952 में सारी जगह पे इलेक्शन हुए, स्टेट्स में एज वेल एज द सेंटर। तो कांग्रेस ने जीता, स्टेट इलेक्शंस भी जीते, और असेंबली इलेक्शन के साथ पार्लियामेंट के सेंटर लेवल के इलेक्शंस भी, एमपीज और एमएलएज वाले दोनों इलेक्शंस जीते। और लेकिन एक्सेप्ट त्रिनेवकूर, कोचीन, जो आज केरला के पार्ट है, और मद्रास और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में एक कम्युनिस्ट पार्टी को भी सीट्स मिले। कांग्रेस ने रूल किया इंडिया पे और सेंटर एज वेल एज स्टेट लेवल पे उस फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, और जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बात करते हैं सेकेंड जनरल इलेक्शन की। सेकेंड जनरल इलेक्शंस में 45% जो वोट्स थे वो कांग्रेस को मिले, और 55% वोटर्स वर डिवाइडेड इन अदर पार्ट्स। बाकी जो अदर पार्टीज थे उनको 55% वोट मिले। तो आप पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ, अगर दूसरों को 55% मिले और कांग्रेस को 45% मिले, तब भी गवर्नमेंट कांग्रेस की कैसे आई? तो उस टाइम पे एक मीन्स अडॉप्ट किया गया था इलेक्शन का, FPTP, जो आपने अपनी 11th क्लास की बुक में भी पढ़ा है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वॉज अडॉप्टेड।
बाकी जो 55% वोट थे वो डिवाइडेड थे बिटवीन डिफरेंट पार्टीज में। लेकिन उस टाइम पे कोलिशन गवर्नमेंट का इतना पता नहीं था पार्टीज को कि अगर वो सारी पार्टीज कम टुगेदर आ जाती, इफ ऑल पार्टीज कम टुगेदर दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट अगेंस्ट कांग्रेस, दे वर ऑल डिवाइडेड। और इसी बात का कांग्रेस ने फायदा उठाया। वैसे आपको एफपीटीपी 11th क्लास में भी समझाया जा चुका है, लेकिन देन ऑल्सो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सपोज एफपीटीपी में 4 मेंबर्स होते हैं, ए बी सी डी, 4 कैंडिडेट्स हैं। तो अगर ए कैंडिडेट को 50% वोट मिले, बी को 30 मिले और या 20 मिले, या सपोज करो यहाँ पे 40 भी मिले, 30 मिले और यहाँ पे 20 मिले, और यहाँ पे 21 मिले और यहाँ पे 19 मिले, तो ये 19 वोट्स जो है ये बाकी के 3 जो इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, इसकी कैंडिडेचर को, और इसके वोट्स बाकी सबके अंदर डिवाइड कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड राउंड होगा। जो सेकंड राउंड में हार जाएगा, कम वोट्स आएंगे, उसके बाकी हाईएस्ट वाले 2 में डिवाइड हो जाएंगे। और इसी तरीके से जो हाईएस्ट वोट जीत पालेगा, चाहे उनको वोट्स कम मिले, लेकिन जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ दूसरे विनर की जगह जिन्होंने लूजर कैंडिडेट्स हैं उनके वोट्स भी मिल गए, वो अपनी ही और शी बिकेम द विनर। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमने ऑलमोस्ट ये कर ली है। कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस कर लिया हमने। कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला कर लिया, कोचिन एंड ट्रिनिवकूर विद द मैप आई हैव शोन। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस नाउ वी आर गोइंग टू डू। सो वील स्टार्ट विथ नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। कांग्रेस की डोमिनेंस की नेचर क्या थी? नेचर मतलब वो कैसे वन पार्टी डोमिनेंस उसकी हो गई, सुप्रीमेसी, सुप्रीम, एक ही पार्टी सुप्रीम कैसे बन गई? क्योंकि अगर हम देखें तो इंडियन एक्सपीरियंस देखें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए जहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस है, जैसे कि कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया। आपको पता है चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, वन सिंगल पार्टी रूल है वहाँ पे, जो कि सिर्फ वन सिंगल पार्टी रूल ही परमिटेड है इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। नो अदर पार्टी कैन बिकम अ पॉलिटिकल पार्टी इन कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा एंड सीरिया। क्यूबा तो आपको पता है ना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपने पढ़ा होगा, जब रशिया ने अपने अमेरिका के पास अपना एक मिलिट्री बेस बना दिया था टू अटैक अमेरिका। दैट इज़ अ प्लेस नियर अमेरिका विच इज़ नोन एज क्यूबा। वहाँ पे भी फिडल कैस्ट्रो का नाम सुना होगा आपने, प्रेसिडेंट है वहाँ के, प्रेसिडेंट थे वहाँ के। चाइना, क्यूबा एंड सीरिया, वहाँ पे सिंगल पार्टी रूल परमिटेड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और बाकी कंट्रीज लाइक म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, इरिट्रिया, वहाँ पे भी वन पार्टी स्टेट्स ही परमिटेड है बिकॉज ऑफ द लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स। वहाँ पे लीगली और मिलिटरली, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, लीगली और मिलिट्री रूल की वजह से वन पार्टी रूल ही वहाँ पे परमिटेड है। मैक्सिको, साउथ कोरिया एंड ताइवान में भी वन पार्टी डोमिनेंट कंट्री है। इंडिया में लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम होते हुए भी इंडिया में कांग्रेस ने डोमिनेट किया। ऐसा क्यों हुआ? इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम होते हुए भी इंडिया में बहुत सारी पार्टीज थी कांग्रेस के साथ साथ, और फिर भी कांग्रेस ही बार बार इलेक्शन जीतती थी। इसी वजह से कांग्रेस का डोमिनेंस हो गया, कोई और पार्टी आगे आ ही नहीं सकती थी। क्यों? उसके कुछ रीजंस थे। वो रीजंस क्या थे? वो ये रीजंस थे, जैसे कि अफ्रीका में भी एक एग्जांपल अफ्रीका का भी है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ही साउथ अफ्रीका में सिंगल पार्टी है जो हमेशा इलेक्शन जीतती है, कांग्रेस की तरह थी इलेक्शन, कांग्रेस की तरह ही। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो कांग्रेस है वो हमेशा इलेक्शन जीतती रही है। आपको क्वेश्चन आ सकता है सीबीएसई में कि व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द सक्सेस ऑफ द कांग्रेस कंसेक्यूटिवली फॉर सो मेनी इयर्स। तो सबसे पहला रीजन है इनहेरिटर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। कांग्रेस को फ्रीडम स्ट्रगल का इनहेरिटर बोला जाता है कि जो इलेक्शंस जो हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द कांग्रेस ही मिली है। दूसरा, वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है,
कांग्रेस उस कोई और पार्टी भी वैसी स्ट्रैटेजीज नहीं बना सकी इंडिपेंडेंस लेने के लिए, या इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी नहीं है ऑल ओवर इंडिया जितनी की कांग्रेस है। ये इसका दूसरा फैक्टर है सक्सेस का। तीसरा फैक्टर है उस कांग्रेस की सक्सेस का, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज। मतलब वो एक पहली पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की जिसमें कि कैरिज्मेटिक लीडर्स रहे हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। इन सब लीडर्स की वजह से भी हमेशा जो कांग्रेस पार्टी है वो जीतती रही है। और चौथा है ऑल इंक्लूसिव, हमेशा ही सारी इक्वल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रिस्पेक्ट दी गई है बाय द कांग्रेस पार्टी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, डाउन ट्रोडन्स हो, बैकवर्ड क्लासेस हो, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। इसलिए भी कांग्रेस पार्टी का ये बहुत बड़ा एक सक्सेस है। एक पॉइंट और है, दैट इज कैरिज्मेटिक लीडरशिप, जिसमें कि आप जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सबके नाम ऐड कर सकते हैं। और बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो कि हमारी इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का लास्ट टॉपिक है मेन टॉपिक्स में से। ये सारे टॉपिक्स अभी रह रहे हैं क्योंकि ये बॉक्स टॉपिक्स हैं जो करने ज़रूरी हैं, जिनमें से पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जो मेन इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का लास्ट टॉपिक है वो है कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। अब वो सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन क्या है, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू नाउ। कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियल, अब कांग्रेस का ओरिजिन कब हुआ था? 1885 में। अर्लियर कांग्रेस वाज अ प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप कैसे था, किसके ऊपर प्रेशर डालती थी कांग्रेस? वो ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर डालते थे बाय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, बाय डिफरेंट क्विट इंडिया मूवमेंट, सो दैट टू गेट इंडिपेंडेंस। उसके धीरे धीरे 1885 के बाद बहुत से लोग जो थे वो उसके कांग्रेस के अंदर जुड़ते जा रहे थे, जैसे कि न्यूली एजुकेटेड क्लासेस इंक्लूडिंग प्रोफेशनल्स एंड कमर्शियल क्लासेस, जैसे कि जो पढ़े लिखे नए नए बच्चे थे, जवाहरलाल नेहरू लीडर्स, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, लॉयर्स पैराडाइज बोलते हैं ना। तो उस टाइम इंडिया में तो कोई ऐसे कॉलेजेस नहीं थे, तो ये सब फॉरेन से पढ़ के आते थे। एलीट क्लास के बच्चे जो थे वो भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए थे कांग्रेस के ग्रुप के अंदर। कांग्रेस स्टार्टेड अ मास मूवमेंट इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी जब पता है ना, जब 1900 समथिंग ख़त्म होने वाला होता है, तो वो 19th सेंचुरी जो होती है, सॉरी 18th सेंचुरी ख़त्म होने वाली होती है, तो 1995 1990 इसको हम क्या बोलते हैं, 20th सेंचुरी। जैसे कि अभी जो है हम क्या बोलते हैं, हम है तो 2023 में, लेकिन हम क्या बोलते हैं, 21st सेंचुरी बोलते हैं। तो वो जो कांग्रेस थी उसने स्टार्ट करी अपनी मूवमेंट उस 20th सेंचुरी में। मास पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी बन गई वो, जिसमें कि इंग्लिश स्पीकिंग, अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, अर्बन इलीट सारे उसके मेंबर बन गए। बट विद एवरी मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश इट्स बेस इंक्रीजेज। जैसे मूवमेंट्स होती गई, जिस तरह से क्विट इंडिया, स्वदेशी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिफरेंट मूवमेंट्स के साथ उसका जो बेस था और भी ब्रॉडन और वाइडन होता गया। ब्रॉडन और वाइडन कैसे होता गया, बहुत सारे पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन ड्वेलर्स मीन जो शहरों में रहने वाले थे, विलेजर्स, वर्कर्स, ओनर्स ऑफ मिडिल, लोअर एंड अपर क्लासेस, सब उसको ज्वाइन करना शुरू हो गए। तो मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, कांग्रेस का सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन। तो सोशल कोलिशन में क्या आएंगे, डाइवर्स ग्रुप्स आएंगे, जिसमें कि अपर क्लासेस, मिडिल क्लासेस, लेबर क्लासेस, वर्कर्स, विलेजर्स, ये इसका क्या है, सोशल कोलिशन है। वेरियस क्लासेस, कास्ट, रिलीजन, कल्चर्स, ये सारे थे। अब सोशल आइडियोलॉजिकल कोलिशन आपको मैंने बताया। मैं बता रही हूँ आइडियोलॉजिकल कोलिशन क्या था। आइडियोलॉजिकल कोलिशन क्या होता है, जिसमें कि एक ही पार्टी के अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं। जैसे कि रशिया में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है और यूएसए में कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी है। तो उसी तरीके से इंडिया में भी कांग्रेस के अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे। जैसे कि रेवोल्यूशनरी थे तो पैसिफिस्ट थे, कंजर्वेटिव थे तो रेडिकल थे, एक्सट्रीमिस्ट थे तो मॉडरेट थे, राइटिस्ट थे तो लेफ्टिस्ट थे। अब पैसिफिस्ट रेवोल्यूशनरी वो होते हैं जो नॉन पीसफुल मेथड से चेंजेस लाने में बिलीव करते हैं, और पैसिफिस्ट जो होते हैं वो पीसफुल मेथड्स के साथ चेंजेस लाने में
बिलीव करते हैं. सेम लाइक एक्सट्रीमिस्ट आर रेबिलियस एंड मॉडरेट्स आर पीसफुल मेथड पीपल. एंड कंजर्वेटिव होते हैं जो पुरानी थिंकिंग पे बिलीव करते हैं, और रेडिकल्स वो होते हैं जो नए मॉडर्न तरीकों में बिलीव करते हैं. उसी तरीके से राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट कौन होते हैं? राइटिस्ट जो होते हैं वो रिच पीपल की डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, और जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो पुअर पीपल की डेवलपमेंट में, पुअर के फेवर में होते हैं. तो दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस, सोशल एज वेल एज आइडियोलॉजिकल. बेटा जैसे हमारा चैप्टर 2 इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के ये हमारे सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं. तो दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, और पार्ट 2 में हम मैं इसका पार्ट 2 इसी के साथ बनाऊंगी, और उसमें मैं ये सारे टॉपिक्स जो बॉक्स टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के, उनको कवर करूंगी, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजकुमारी अमृत कौर, आचार्य नरेंद्र देव, BR अम्बेडकर, रफ़ी अहमद किदवई, AK गोपालन, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट these political parties, सोशल पार्टी, द सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ को भी एक्सप्लेन्ड वे में उस पार्ट 2 वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप फॉरवर्डिंग टू अदर स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच.